आप सभी को जय श्री कृष्ण जी। मैं संवर्त कुमार रूप आज गोवर्धन पूजा का दिन है। आज से ठीक 2 दिवस पहले दीपावली के दिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांकेर जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल शुक्ला जी के साथ पुलिस थाने में मारपीट की गई। जी हाँ, कमल शुक्ला जी के साथ पहले भी ऐसे मारपीट की घटना हो चुकी है। अब कमल शुक्ला जी कौन हैं ये थोड़ा बता दूं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कमल शुक्ला जी। कमल शुक्ला दंडकारण्य में, ये छत्तीसगढ़ का जो बस्तर कांकेर क्षेत्र है, दंडकारण्य के, इस क्षेत्र में प्रभु श्री राम ने भी अपना एक व्यापक समय बिताया और राम वन गमन परिपथ जो है छत्तीसगढ़ में हरचौका सीतामढ़ी से, जो पहले कोरिया ज़िले में था अब वर्तमान एमसीबी ज़िले में है, वहाँ से उन्होंने प्रवेश करते हुए दंडकारण्य में एक लंबा समय बिताया। उन्होंने तो अपने एक पुत्र को दंडकारण्य क्षेत्र का राजा ही बना दिया था। इसके बाद खैर तो आध्यात्मिक बातें हैं। अभी मैं जिस मुद्दे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो है पत्रकारिता, पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकार सुरक्षा कानून और उसका सही क्रियान्वयन, उसका लागू होना और उसका असर होना। क्या हो रहा है, बात करते हैं हम लोग इस पर। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि कमल शुक्ला जी जो हैं वो दंडकारण्य क्षेत्र में विगत 35 वर्षों से 30-35 वर्षों से उनकी पत्रकारिता हो रही है और वे जल जंगल जमीन के मुद्दों पर अक्सर लिखते आए हैं। हालांकि मेरी उनसे कोई ऐसा घनिष्ठ संबंध नहीं है, ना तो मेरा उनके साथ कोई बैठक हुआ है, लेकिन उनके क्रियाकलापों को, उनके कार्यों को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र से ही एक साहित्यकार भी हूँ, जनहित संघ पंडो विकास समिति का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही ये जो मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका एक सजग प्रहरी के तौर पर कार्य करने को मैं सदैव लगातार रहता हूँ। केवल इतना कहना चाहूँगा, एक लोक सेवक द्वारा थाने जैसी जगह में एक ऐसा कृत्य कर देना, क्या ये शोभनीय है? क्या ये विचारणीय नहीं है? प्रशासनिक स्तर कहाँ जा रहा है? इससे प्रशासनिक प्रमुखों के ऊपर और शासन तंत्र चलाने वालों के ऊपर क्या ऐसे कर्मचारी और उनकी ये गतिविधियां एक धब्बा दाग नहीं है? क्या इनके चलते वो पूरा महकमा बदनाम नहीं हो रहा है? क्या ऐसे व्यक्तियों के चलते और इन पर ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण क्या वो बदनाम नहीं हो रहे हैं जो लोग सही कार्य करते हैं उन्हीं क्षेत्रों में? क्या वो भी इस लपेटे में नहीं आ जाते हैं? इसके साथ ही पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर क्या उसका मनोबल नहीं गिरता है? क्या उसकी भावनाएं नहीं टूटती हैं? क्या उस पीड़ित का एक सामाजिक स्तर नहीं है? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिसका जवाब संबंधितों को देना बहुत ज़रूरी है। उच्चाधिकारियों को ठोस निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सुशासन जो शब्द है छत्तीसगढ़ का, एक सुशासन, ये तो केंद्रीय और भारत देश का ही एक रोल मॉडल है ये शब्द, तो ये सुशासन पर सवालिया निशान उठता रहेगा। क्या ऐसा ही सुशासन होता है? अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, कमल शुक्ला जी
दंडकारण्य में लगभग 35 वर्ष से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों पे वो लिखते आए हैं। करीब 3 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में ज़मीनी मुद्दों को ही उठाया करते हैं और इसी के कारण लोगों के दुर्भावना का शिकार बन जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय ये है कि इसके पहले भी इनके साथ मारपीट हुई थी, सरेआम मारपीट हुई थी, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश हिल गया था। और उस समय भी ये थाने में ही अपने पत्रकार साथी के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ही गए हुए थे, ऐसा सुनने में आया है। इसकी सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं करता हूँ, लेकिन ये सारे समाचार पत्रों में रहा, सारे मीडिया चैनलों में आया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप सत्य साबित हो गया कि वो व्यक्ति लोगों के हित के लिए वहाँ पे गए थे, पत्रकारों के हित के लिए पिछले बार भी गए थे, वहाँ पर भी उनके साथ यही सारी घटनाएं हुई और सरेआम कुछ नेताओं के द्वारा उनको सरेआम पीटा गया और इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल में वो बैठ गए और उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल किया था। उस समय गृह मंत्री का बयान आया था कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, कितना दंड मिला और क्या प्रक्रिया हुई, वो आप लोगों के सामने है। उस पर ज़्यादा मैं प्रकाश नहीं डालना चाहता हूँ। केवल इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम ये सोचना चाहिए कि लोक सेवक होता क्या है और क्या पुलिस एक लोक सेवक है। जो पत्रकार सुरक्षा कानून बना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, ये 22 मार्च सन 2023 को पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, और उसमें स्पष्ट रूप से ये वर्णित है पत्रकार सुरक्षा कानून में कि अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर नियमों और कार्यों की अवहेलना करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, जुर्माना भी लगेगा 25,000 रुपया का। अब ये लोक सेवक क्या पुलिस है? तो लोक सेवक होते कौन? लोक सेवक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी सरकारी पद पर चुना जाता है। स्पष्ट है कि हाँ, पुलिस एक लोक सेवक है। लोक सेवक का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, समस्याओं को सुनना व समाधान करना होता है। लोक सेवकों का मकसद नागरिकों के जीवन को आसान बनाना होता है। लोक सेवक का मकसद नागरिकों के जीवन को आसान बनाना होता है। क्या यही जीवन को आसान बना रहे हैं लोक सेवक? पुलिसकर्मी एक लोक सेवक है, चाहे वो भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 21 के मुताबिक हो, चाहे वो बीएनएस जो अभी नया आया है, भारतीय न्याय संहिता, नवीन दंड विधि संग्रह जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के मुताबिक भी यही है। पुलिसकर्मी एक लोक सेवक है। न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया है, वो आईपीसी की धारा 21 के तहत ही, कि लोक सेवक शब्द की परिभाषा जो उन्होंने न्यायालय ने तय कर दी है। अब आप जान ही गए कि लोक सेवक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी सरकारी पद पर चुना जाता है। लोक सेवक का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, समस्याओं को सुनना व समाधान करना होता है। लोक सेवक का मकसद नागरिकों के जीवन को आसान बनाना होता है। तो क्या यही प्रक्रिया है आसान बनाने की? थाना क्या है? एक थाना है लोगों की सुरक्षा के लिए। परित्राणाय साधु नाम इनका एक, इन्होंने कितना शानदार श्रीमद् भगवद गीता का एक उदाहरण चुना है, परित्राणाय साधु नाम। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा, जब जब धर्म की हानि होगी, ग्लानिर्भवति भारत, और भारत देश ग्लानि में जाएगा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, फिर धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं पुनः अवतरित होऊंगा। परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होऊंगा। तो वहां से एक टैग लाइन इन्होंने कितना शानदार हमारे भारत देश ने उठाया है, इस पुलिस प्रशासन ने उठाया। वाह,
क्या? परित्राणाय साधूनाम। क्या यही परित्राणाय साधूनाम है? नहीं है ये परित्राणाय साधूनाम। आज वो व्यक्ति शुक्ला जी अपने साथ हो रहे इस पुलिसिया अत्याचार के कारण, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि पुलिस और प्रशासन हम सब के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर पुलिस ना रहे तो हमारा जीवन जो है वो शून्य हो जाएगा। कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे, किससे शिकायत करेंगे, कौन हमको सुरक्षा देगा? अरे ये तो ठंडी गर्मी बरसात कभी छुट्टियां नहीं होती। बड़े बड़े त्योहार जो हम सुख से मना लेते हैं वो इनकी देन है। आज हमारी माताएं बहनें जो खुला विचरण कर लेती हैं, घूम लेती हैं, स्वच्छंद रूप से चल लेती हैं, वो इनकी देन है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी ये ऐसी हमें सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग, मैं यही बार बार कह रहा हूं कि कुछ लोग इसमें ऐसे हो जाते हैं जो उस पद में पहुंचने के बाद अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। विभिन्न प्रकार की अवैध वसूली, चाहे वो कोयला का हो, चाहे वो रेत का हो, चाहे वो जुआ सट्टा का कारोबार हो, और ये सभी प्रकार से अंदर अंदर से खबरें सब आ जाती हैं। कुछ कहते हैं कि हम, चाहे वो कबाड़ का भी, सूरजपुर की जो घटना हो, कहीं ना कहीं इसमें उन आरोपियों को प्रश्रय मिला ही है। तो ये तो कोई बालक भी जान जाएगा इस चीज़ को, अगर वो थोड़ा बुद्धिमान बुद्धि का प्रयोग करेगा, कि क्यों ये अपराध ऐसे बढ़ते हैं। अपराधियों को ही, उन पर नियंत्रण करने वालों का ही संरक्षण प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो अपराध करते हैं। हाँ, जो बुद्धि से कम हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अक्षर हैं, जो शराबी हैं, जो नशेड़ी हैं, जिनको कुछ नहीं सूझा, घटना कारित कर दिए, उनकी बात अलग है। लेकिन जो दिमाग लगा के, लोगों को लूट के, 420 करके, धोखाधड़ी करके पैसा पे पैसा बना रहे हैं, वैसे लोगों को किनका संरक्षण है? जाहिर सी बात है कि उनका वो काले धंधे का जो पैसा है वो ऐसी जगह पे जा रहा है जहां से उनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और जब कोई उंगली उठाने वाला पैदा हो जाता है, हमारे जो एक पुलिस कांस्टेबल भाई हैं सूरजपुर के, उनके साथ कितना अन्याय हुआ है। उनकी पत्नी और बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ, जो गलत कृत्य किया गया, उसके लिए तो उन्हें शहीद घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने पुलिस ड्यूटी के दौरान उनके साथ ये घटना हुआ है ना भाई। वो कोई अपना उनका पर्सनल तो चल नहीं रहा था, है ना। और कहीं ना कहीं इनको संरक्षण मिला, इसलिए तो फिर ये घटना कारित करते हैं ये लोग, भय ही नहीं है। तो ये कुछ लोगों का ही ये षड्यंत्र होता है। मैंने ऐसे कई पुलिस ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है साहब, और उन्होंने जो शपथ लिया था उस शपथ पे वो अडिग रहे। ऐसे पुलिस वालों की जरूरत है, ऐसे की नहीं जो कमल शुक्ला को रात को पीट रहे हैं, जब वो जनता की समस्या को लेकर के वहां जा रहे हैं, जब वो जनता, अरे भाई वो गैस वहाँ हो रहा है अवैध भंडारण गैस का, उसमें आग लग रही है, पूरा जनता परेशान है। तो जनता तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेगा ना जो सवाल उठाता हो, जो कम से कम कह पाए। क्योंकि जनता को तो वैसे ही एक डर का माहौल है कि हमारी कोई नहीं सुनेगा। ये तो एक बना ही हुआ है ना, ये तो प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए ना कि भाई जो उस चीज़ को कहे, बोले, थोड़ा आगे लेकर के बात जाए। अगर वो आवेदन लेकर के वहाँ पे गए, इतने में एक कांस्टेबल उठ करके उनको गालियाँ बकते हुए उनको मारपीट करने लगा, ये कहाँ का आपका वो है भाई? ये कोई आपका अनुशासन है? यही आपका परित्राणाय साधु नाम है? ये ऐसा नहीं होता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 198, 1860 की धारा 166 आईपीसी क्या कह रहा है उसको सुनिए। कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विधि के किसी आदेश निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करेगा या अनुपालन नहीं करेगा, जो आदेश उसे दिए गए हैं, वह लोक सेवक बीएनएस की धारा 198 एवं आईपीसी की धारा 166 के अंतर्गत दोषी होगा। पत्रकार सुरक्षा कानून 22 मार्च 2023 को ये लागू हो गया। मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है और एक ऐतिहासिक दिन है।
और छत्तीसगढ़ प्रदेश में पत्रकारों को ये सम्मान दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। लेकिन कैसा सम्मान भाई, कैसा सम्मान है ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अत्याचार तो बढ़ते जा रहे हैं। पत्रकारों पर अगर अत्याचार का हम रिपोर्ट देखें वैश्विक स्तर पर भी, है ना, भयंकर है साहब, भयंकर, कोई गिनती नहीं है। इतना अत्याचार है। अगर 2016 से 2021 तक का ही आंकड़ा देखें, 455 पत्रकारों की हत्या हुई है। और ये चिंताजनक है कि नहीं, मौत के आंकड़े। अकेले 2022 में ड्यूटी में तैनात, अपने कार्यों में तैनात लगभग 86-90 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। और इसको यूनेस्को ने, वैश्विक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक वैश्विक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वो रिपोर्ट कहता है, जो आंड्रे एजोले हैं, पत्रकारों, यूनेस्को के महानिदेशक, के पत्रकारों को अपने कामकाज के दौरान कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। मौत के आंकड़े चिंता का विषय हैं। अधिकारियों को इन अपराधों को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अपराधों में कार्रवाई हो व दोषितों को दंडित किया जाए। 2021 में 55% मामले बढ़ गए। लैटिन अमेरिका और कैरिबिया में 2022 में पत्रकारों ने जो अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उस समय उनके 44 पत्रकारों की हत्या के मामले दर्ज किए गए। 2022 मैक्सिको में सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं। इसके बाद यूक्रेन में 10, हैती में 9। 2016 और 2020 के बीच मैक्सिको ने 61 हत्याएं दर्ज कर दी। वहीं अफगानिस्तान में 51, सीरिया में 54, यमन में 24, इराक में 23, पाकिस्तान में 23 और भारत में 22 पत्रकारों की हत्या की गई। 10 में से 9 की हत्या की गुत्थी अनसुलझी रह गई। अगर आंकड़ा निकाले तो मोटा मोटा लगता है कि हर चौथे पांचवें दिन एक पत्रकार को मौत के घाट उतारा जा रहा है। रिपोर्ट यह भी कहता है कि दुनिया में पत्रकार कहीं सुरक्षित नहीं है। दुनिया में पत्रकारों के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। यूनेस्को ने कहा है कि मारे गए लगभग आधे पत्रकारों को तब निशाना बनाया गया जब ये ड्यूटी पर नहीं थे। कुछ को यात्रा के दौरान, कुछ को दफ्तर के बाहर निकलते हुए पार्किंग वाली जगहों पर मारा गया। वहीं कुछ पत्रकारों पर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हमला किया गया। अन्य मीडिया कर्मियों की हत्या उनके घर में कर दी गई। खास तौर से महिला पत्रकार भी निशाने पर रही हैं। पुरुष जब सुरक्षित नहीं है तो महिला पत्रकारिता को हमारी दीदियों का, माताओं बहनों का क्या समझ में नहीं आ रहा है। और इस मामले में मैक्सिको सबसे खतरनाक है। भारत में भी 22 हत्याएं हुई हैं। तो ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? पत्रकार क्या है? क्या है पत्रकार? पत्रकार शब्द आया कहाँ से? जर्नलिज्म, अंग्रेजी भाषा का शब्द जर्नलिज्म, जनरल अर्थात दैनिक कार्यों का लेखा जोखा, दैनिक कार्यों का समावेश। और इन सरकारी कार्यों और तंत्रों के दैनिक कार्यों का लेखा जोखा को लाता कौन सामने है? लोगों की समस्याओं को उठाता कौन सामने है? लोगों को दिखाता कौन सामने है? अगर पत्रकारिता को आप अपने जीवन से निकाल के देखें, प्रक्रियाएं कहाँ से चालू होंगी? टेंडर कहाँ आएगा? प्रकाशन कहाँ होगा? चीजें कहाँ होंगी? उसकी कॉपी कहाँ लगेगी? किस चीज की कॉपी लगेगी? आज हो गया है मोबाइल युग, आज हो गया मोबाइल युग कि मोबाइल में सारी चीज़ें आ जा रही हैं, लेकिन वो भी तो एक मीडिया का ही माध्यम है। आज जो वेब न्यूज़ है, आज जो सारी सूचनाएं हैं, जो प्रिंट मीडिया है उसका भी अपना एक अलग महत्व है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका भी अपना एक अलग महत्व है। मतलब सारे इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। सुबह आप उठते हैं, आपको समाचार की आवश्यकता पड़ती है, आपको चाय की चुस्की के साथ अखबार चाहिए, आप मोबाइल में ही आप देखते हैं। आज सारे ऐप्स आ गए हैं, आप निकालिए ना समाचार को अपने जीवन से। कैसे मिलेंगे शासन तंत्रों की योजनाओं की जानकारियां आपको? कैसे मिलेगा आपको आपके स्तर की जानकारियां? और कैसे जनता, जन सरोकार की पत्रकारिता उसको कहते हैं जो जनता के मुद्दों को उठा करके प्रशासन के सामने लाए। वाचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, क्षेत्रीय पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता और एक पीत पत्रकारिता। तो भैया अगर पत्रकार ना हो तो क्या? अब इनके पत्रकारों के लिए कौन सोचता है? हाँ, अगर रजत शर्मा जी की बात छोड़ दें, अर्नब गोस्वामी जी की बात छोड़ दें, आपका अंजना ओम कश्यप जी की बात छोड़ दें, श्वेता तिवारी जी की बात छोड़ दें, रवीश जी की बात छोड़ दें,
बड़े पत्रकार, मध्यम पत्रकार, निचले स्तर के पत्रकार। तो मध्यम और जो ये पत्रकार हैं उनका तो और बंटाधार है ना भैया। आजीविका कैसे चलाएगा? सरकारी नौकरी लग जाएगा? ये तो सरकारी नौकरी घूम रहे हैं बेचारे, डिग्री लेकर के इंजीनियर्स पढ़े पत्रकार बन के घूम रहे हैं, डॉक्टरी करके आए उनको भी नौकरी नहीं मिला, पत्रकार बन के घूम रहे हैं। कई हैं ऐसे। वहां भी घूस, वहां भी दलाली, वहां भी ऐसा ऐसे बंदर बाट होना। पीएससी का इतना बड़ा मामला उठा, उसके बाद अभी ये बोलते नीट का फलना ढिमका। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या करेगा बेरोजगार? कुछ तो करेगा ना भाई। और इसका अधिकार कौन देता है? इन पत्रकारों की अधिमान्यता का अधिकार भी शासन देता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया भी है। अरे भाई कम से कम उन संपादकों को दे दो, उसके मालिक। मेरा एक राय है, मैं कोई आपको आदेश नहीं दे रहा, एक राय दे रहा हूं। जब आप ही इनकी अधिमान्यता दोगे, आप ही इन सारी चीजों को करने लग जाओगे, आप ही इनके पर नियंत्रण कर दोगे, तो भैया लिखे कहां से? आपको जानकारी कहां से देगा कि भैया आपके तंत्र में भी ये चीज हो रहा है? आप तो पहले ही हावी हो गए। पत्रकारिता को तो स्वतंत्र कर दीजिए, निवेदन है। ये स्वतंत्र रहेंगे तो उन्मुक्त नहीं होंगे भैया। पत्रकारों के लिए कौन सा बजट है? पत्रकारों के लिए क्या छत्तीसगढ़ शासन या कहीं का भी शासन या कोई बजट पेश करता है? पत्रकारों को ये सुविधा, पत्रकारों के परिवार को ये सुविधा, उनके बच्चों को ये, और जो सुविधाएं हैं भी भैया वो रेलवे की, इसकी उसकी, किसको मिलता है? और उसके लिए भी 10 नियम कानून बना दिए हैं कि ये होना चाहिए, फलना होना चाहिए, अधिमान्य होना चाहिए, है शासन के द्वारा उसको अधिमान्यता प्राप्त होना चाहिए, पत्रकारिता में इतना अनुभव होना चाहिए। तो अरे कहाँ से मिले उसको योजना का लाभ? क्या कर बेरोजगार घूमता रहे? नहीं साहब, एक मानवीय दृष्टिकोण से तो सोचिए, एक संवेदनशीलता के तौर पे तो सोचिए। और अगर वो कर भी रहा है, मैं इस क्षेत्र में भी बहुत लोगों को जानता हूं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं निष्पक्ष बात करने की पूरी कोशिश करता हूं। जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो धंधा बना लिए हैं, जिन्होंने जहां पे निष्पक्षता होनी चाहिए, जहां पर न्याय होना चाहिए, वो ना करके पत्रकारिता को एक व्यवसाय बना लिए हैं, बाजारीकरण भी कर दिया है कई लोगों ने। तो भैया है ना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो इसको श्रेणी मिला हुआ, उसका दायित्व ढंग से नहीं निभा रहे हैं। लिखने का, बोलने का एक शैली सही नहीं है, कई ऐसे भी हैं। और केवल ब्लैकमेलिंग टाइप का काम कर रहे हैं, है ना। इनके लिए भी जैसे आप नियंत्रण कर रहे हैं, वैसे पीआरओ होते हैं, जिला जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, वो लिस्टिंग तैयार करें इसका और इसको करके छटनी कर दें ऐसे पत्रकारों का जो धब्बा है समाज के लिए। भाई नियंत्रण तो आपने रखा ही हुआ है, ये भी नियंत्रण कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। इससे जो सही पत्रकार है, जो सार्थक पत्रकार है, जो सच में लिख रहे हैं, जो जन मुद्दों को ला रहे हैं, जन सरोकार की पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको लाभ होगा। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि आपके ही तंत्र में बैठने वाले लोगों के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है, प्रशासन के द्वारा, तंत्र के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो मनोबल कमल शुक्ला का नहीं टूटता है साहब। आपकी स्थिति कैसी? मनोबल तो उन पुलिसकर्मियों का टूटेगा जो, मैं कहा ना, जिन्होंने शपथ लिया और आज भी वो देश की और समाज की रक्षा कर रहे हैं। ये भी तो आ जाते हैं ना फिर सारे उसी लपेटे। यही कहना चाहूंगा भाई कि पत्रकारों के लिए ना कोई बजट होता है, ना पत्रकारों के कोई ढंग का प्रावधान होता है। हम पत्रकार भगवान भरोसे चलने वाले व्यक्ति तो होते हैं। आज हुआ तो ठीक, कल हुआ तो नहीं। चलिए, मेरे तो कई और उपक्रम हैं। जिनके उपक्रम नहीं हैं वो क्या करेंगे? उनको तो भाई सुबह उठना है, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, फील्ड में घूमना है। मैं किन पत्रकार की बात कर रहा हूं? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं बड़े बड़े महान पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको बैठते अरे रे रे साहब वाला बात होता है। ये तो आजकल मुंह देखी वाला जो हिसाब है हर जगह अभी है। बड़ा पत्रकार, बड़ा मीडिया भी बड़ा छोटा होता है। ये शब्द ही निकाल दीजिए अपने कुंजी से कि वो बड़ा पत्रकार है, वो छोटा पत्रकार नहीं। पत्रकारिता, जर्नलिज्म एक आईना है समाज का, कहीं बड़ा छोटा नहीं। कोई अखबार बड़ा नहीं, कोई अखबार छोटा नहीं। हाँ, उसका स्तर जरूर वो है,
उसके प्रसार संख्याओं के आधार पे, अन्य चीज़ों के आधार पर बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता बड़ी या छोटी नहीं होती मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को छोटा बड़ा मानना है तो मानिए, लेकिन केवल इतना कहना चाहूँगा कि भाई इनकी ये क्या करेंगे, सुबेरे 100 रुपये का पेट्रोल डलवाए अपने गाड़ी में, अगर बाइक में घूम रहा है कोई पत्रकार, एक सामान्य पत्रकार जिसे पत्रकारिता की शुरुआत की है, शिक्षु प्रशिक्षु पत्रकार, क्या करेगा वो जाता है, घूमता है, फील्ड में जाता है, अपने लिए समाचार इकट्ठा करता है। मैं एक सही पत्रकार की बात कर रहा हूँ। और 2 पैसे के जुगाड़ में वो लगा रहता है ताकि उसके घर में भी चूल्हा जले। अब शासन का क्या दायित्व है यहाँ पर? कुछ कर्तव्य है? कर किसका काम रहा है? प्रशासन का, शासन का कर रहा है भाई, छाप रहा है, आपके समाचारों को प्राथमिकता दे रहा है, आपके समाचारों को अपने बैनर में लगा रहा है, बार बार लगा रहा है, रोज लगा रहा है और भेज रहा है, प्रसार कर रहा है, पूरे देश में प्रसार हो रहा है आपका। और कभी कभी कोई बढ़िया अगर उसका वेब पोर्टल है, बढ़िया उसका फैंस फॉलोइंग है, बढ़िया उसकी शैली है, तो पूरे विदेशों तक जा रहा है। लेकिन उसको मिल क्या रहा है? ये थाने में छोटा सा, कितने कम उम्र का एक पुलिस कांस्टेबल अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन ना करते हुए एक सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ पत्रकार को पीट रहा है और आंखें उसकी लाल हो जा रही हैं, अंधा होने के कगार पे वो आ जा रहे हैं। ऐसी निंदनीय घटनाओं को रोक लगाइए, बहुत जरूरी है। कठोर कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पे कीजिए, निवेदन करता हूं मैं, ऐसे कर्मचारियों पे भी कीजिए, ताकि सुशासन शब्द अपने में फलित हो। इतना ही कहना चाहूँगा। पुनः आप सभी को संवर्त कुमार रूप का बहुत बहुत प्रणाम। आप सुखी हो, समृद्ध हो, आप सभी पे माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहे, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और आप लोग समृद्धता को प्राप्त करें, आरोग्य हो, सुख प्राप्त करें, सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसी जो बीच बीच में अभी घटनाएं हो रही हैं और शासन तंत्र चलाने वालों के ऊपर सवाल पे सवाल दागा जा रहा है, ये सारी चीज़ें ना हो। सच में एक सुशासन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो। बहुत शांत प्रदेश है, बड़ा प्यारा प्रदेश है, लेकिन जो बीच बीच में गतिविधियां और संदेश गलत जा रहा है देश में और वैश्विक स्तर पर, वो नहीं होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।